हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, किस तरीके से हम इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म, उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और भी सारे वीडियोस फेडरलिज्म से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो बहुत नेसेसरी है फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने में, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन ही फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया है। देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रूल बुक है हमारे फेडरलिज्म को सक्सेस बनाने के लिए और फेडरलिज्म के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एलोन इज नॉट सफिशिएंट हियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. देखो, फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने में ना हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर है उसका बहुत बड़ा हाथ है। राइट। देखो, जब कंट्री हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में ना, तब बहुत से ऐसे स्टेट थे जो इंडिपेंडेंट थे, बहुत से ऐसे एरिया थे जो 3-4 लोकल एरियाज को मिलाकर बने होते थे और वहाँ पर किंग रूल किया करते थे। देखो, उस वक्त डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, एथनिसिटी बहुत ज़्यादा थी इन इंडिया। तो उस वक्त के लीडर्स ने क्या सोचा, उस वक्त के लीडर्स ने सोचा कि यूनिटी को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और उस वक्त भी बहुत बड़ा कंट्री था, छोटा कंट्री तो था नहीं। और यहाँ पर बहुत से कास्ट, बहुत से रिलीजन, बहुत से कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे। तो ऐसे में उस वक्त के लीडर्स ने सोचा कि इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए एक नया तरकीब अपनाना होगा, और उन्होंने एक एक रास्ता निकाला जिसको कहते हैं कि उन्होंने अलग अलग एरिया में अलग अलग लाइफ स्टाइल के हिसाब से, अलग अलग एथनिसिटी के हिसाब से उन्होंने कंट्री को डिवाइड किया। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहला जो क्रिएशन था इनका, वो लिंग्विस्टिक स्टेट के तौर पे उन्होंने एक एरिया डिवाइड किया, एक स्टेट बनाया लिंग्विस्टिक स्टेट, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज के आधार पर। बेसिकली जो सेम लैंग्वेज, सिमिलर लैंग्वेज या फिर एक सेम टाइप का लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे उनको एक अलग जगह दिया, उनको बोला कि आप इस पर्टिकुलर जगह में रहें, और उनको पूरा वो एरिया डेडिकेट कर दिया। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। देखो, जो लिंग्विस्टिक स्टेट बना, ठीक है, ये फर्स्ट और मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है ना, सबको एक साथ रखने में ये बहुत हेल्प करता है। In 1947, the boundaries of many old states of India were changed in order to create new states. देखो, जब कंट्री आज़ाद हुआ था तो एक कह सकते हैं पूरा कंट्री एक प्रॉपर वे में डिवाइडेड नहीं था, अलग अलग तरीके से डिवाइडेड था। कहीं ज़्यादा एरिया पे कोई किंग रूल कर रहा था या फिर कोई एरिया बहुत छोटा था, तो इस तरीके से डिवाइडेड था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। 1947 के बाद बहुत से जो ओल्ड स्टेट्स थे, जो पुराने स्टेट्स थे, उनको अल्टर किया गया, उनके बाउंड्रीज को चेंज किया गया और नया स्टेट बनाया गया। राइट। अब देखो, आप यहाँ पर 2 मैप हैं, अगर आप इन मैप पे ध्यान दोगे तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है 2006 का और ये है 1947 का। राइट। यहाँ पर देखो, जो हमारी यूपी है ना, यूपी को चेंज कर दिया गया। यहाँ पर पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, 1947 में देखो यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस था और यहाँ पर हमने यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश बना दिया।
यानी हमने अल्टर भी किया बाउंड्रीज को, हमने नेम को भी चेंज किया और हमने नया स्टेट बनाया। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जिनको अल्टर करके नया स्टेट बनाया गया उस वक्त। तो आप ये कह सकते हैं 1947 के पहले जिस तरीके से हमारा कंट्री था वो बहुत एक कह सकते हैं डाइवर्स पॉपुलेशन था, अनऑर्गेनाइज्ड वे में था। और 1947 के बाद हमने धीरे धीरे उसे ऑर्गेनाइज वे में बनाना शुरू कर दिया, हमने काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। एंड इन 2006 हमने एक बहुत अच्छा खासा इंडिया का एक कह सकते हैं एरिया वाइज एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, राइट। और अपनी बाउंड्रीज को चेंज किया, अलग अलग नए स्टेट्स बनाए हमने। नेक्स्ट, this was done to ensure that the people who spoke the same languages lived in the same states। ये इसलिए किया गया ना ताकि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक सेम जगह पे रह पाए, ताकि उनको दिक्कत ना हो कोऑर्डिनेट करने में। अब सोचो आपके घर में 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, आप उन सारे लैंग्वेज को नहीं जानते तो आपको कितनी परेशानी होगी समझने में। तो इसीलिए ना इस टाइप की परेशानी को ख़त्म करने के लिए लाइक एक बड़े लेवल पे आप स्टेट लेवल पे सोचो कि एक स्टेट में अगर अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हों तो काफ़ी दिक्कतें होगी वहाँ के लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में, बातों को समझने में। इसलिए उस वक्त क्या किया गया ना, लैंग्वेज के बेसिस पे जो सेम लैंग्वेज बोलते थे उस बेसिस पे एक स्टेट बना दिया गया, ठीक है, ताकि वो सेम लैंग्वेज बोल सके, सेम एरिया में रह पाए और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट अच्छे से। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity, or geography. This includes states like Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand. देखो, ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए गए थे। लैंग्वेज के अलावा भी बहुत से अदर चीज़ें थी जिसको ध्यान में रख के स्टेट्स को बांटा गया, लाइक जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है उस हिसाब से स्टेट को बांटा गया। कल्चर और एथनिसिटी के हिसाब से वहाँ पर स्टेट को बांटा गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत है ना कि वो किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के तौर पर नहीं मेंशन किया गया है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, किसी एक लैंग्वेज पे हम रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, मदर टंग ऑफ only 40% of Indians. Besides Hindi, there are 21 other languages. यहाँ पर एज होगा, यहाँ पर मदर टंग, राइट। देखो हिंदी जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है इन इंडिया, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी जितने भी ऑफिशियल काम होंगे वो सारे हिंदी में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट। ये जो हिंदी है ओनली 40% ऑफ इंडियंस स्पीक्स हिंदी, राइट। हिंदी के अलावा भी यहाँ पर संविधान में 21 लैंग्वेजेस शेड्यूल किए गए हैं। आप हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। सपोज दैट कोई एग्जाम हो रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही है, राइट। तो अगर आपको हिंदी में एग्जाम नहीं देना है, राइट, तो आप 21 लैंग्वेजेस में से भी आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप हिंदी में ही एग्जाम दीजिए। देखो नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज में एक डिफरेंस ये है कि नेशनल लैंग्वेज पूरे नेशन के लिए होता है, वो पूरे सिटीजन के लिए एक ही होता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ना कि आप इसके अलावा और भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही करना होगा हर एक काम, चाहे एग्जाम हो या फिर कोई अदर काम। आपके 21 अदर लैंग्वेजेज हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं, उसमें भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके का प्रावधान है इन इंडिया। States have
स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखो स्टेट के अपने खुद के भी ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो नेशनल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की वही स्टेट में भी लागू होगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन कर सकती है और खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट का हो सकता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी किसी भी स्टेट को कि वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करे और जो सेंटर का ऑफिशियल लैंग्वेज है वह इस्तेमाल करे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का खुद का ये राइट है कि वो अपना लैंग्वेज खुद चूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहली बात चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।